तो ये कंप्लीट इकोनॉमी रिवीजन थ्रू यूपीएससी पीवाईक्यू सीरीज का दूसरा लेसन है। टॉपिक चल रहा बेसिक्स ऑफ इकोनॉमी। पहला लेसन ऑलरेडी आ चुका है, होपफुली आपने देख लिया होगा, तभी ये दूसरा लेसन देख रहे हो, राइट। सच दैट एक यूनिफॉर्मिटी कंसिस्टेंसी बनी रहे। ओके, चलो ये रहा कुछ डिटेल मेरे बारे में, आपको मालूम ही है, इसलिए आगे बढ़ जाते हैं एवरीबडी। इस पर्टिकुलर लेक्चर के लिए आपको कॉपी में मार्क करना है फ्रॉम 1 to 20 और ध्यान रखना है किन किन बातों का कि क्रेडिट सिस्टम का और साइंटिफिक टेम्परामेंट, ये दोनों के दोनों डेवलप करने थ्रू आउट द सीरीज। कैसे? छोटे छोटे टास्क, छोटे छोटे एग्जाम्पल के थ्रू, जो मैं थ्रू आउट द लेक्चर देता रहता हूँ। ओके, आगे बढ़ा जाए। वेरी गुड। सो ये रहा पहला क्वेश्चन आपके लिए। बोला इंक्लूसिव ग्रोथ। देखो कितनी बार आ चुका इंक्लूसिव ग्रोथ, है ना, इसलिए मैं बोलता हूँ जितने भी कीवर्ड्स होते हैं ना गवर्नमेंट डॉक्यूमेंट्स में, उसको जानना समझना बहुत जरूरी है एवरीबॉडी। तो इंक्लूसिव ग्रोथ इज इनुंसिएटेड इन द 11th 5-year प्लान। 11th 5-year प्लान कब होगा? 2007 से लेकर 12 तक। क्यों? क्योंकि 12 से 17 तक क्या था? हमारा 12th 5-year प्लान था। तो 2007 से 12 हो जाएगा 11th 5-year प्लान और 2012 से लेकर 2017 तक 12th 5-year प्लान। एकदम क्लियर? गुड। तो प्लान डज नॉट इंक्लूड वन ऑफ द फॉलोइंग। किसको इंक्लूड नहीं करता? तो इसका करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी, 11th 5-year प्लान में हमारा स्ट्रेंथनिंग ऑफ कैपिटल मार्केट नहीं था, बाकी सब था। रिडक्शन ऑफ पॉवर्टी के बारे में भी था, एक्सटेंशन ऑफ एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी भी था और रिडक्शन ऑफ जेंडर इक्वलिटी भी था, इनइक्वलिटी। ओके, सो एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंक्लूसिव ग्रोथ एक टाइप ऑफ ग्रोथ है दैट बेनिफिट्स ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी। ऐसा नहीं केवल एक सेक्शन को, ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी बेनिफिट होता है इससे, इंक्लूडिंग पुअर, मार्जिनलाइज्ड और डिसएडवांटेज्ड। Strengthening the capital market is vital for economic growth, but not a direct objective of inclusive growth. ठीक है, as it may not necessarily benefit all societal segment equally। मतलब कि देखो जो कैपिटल मार्केट का स्ट्रेंथनिंग करना है वो इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए तो इम्पोर्टेंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि उससे ऑल सेक्शन ऑफ सोसाइटी का, है ना, फायदा हो। ओके, दैट्स वाई वो हमारा 11th 5-year प्लान का पार्ट नहीं था। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन द कंटेक्स्ट ऑफ इंडिया 5-year प्लान, a shift in the pattern of industrialization with lower emphasis on heavy industry and more on infrastructure began। ये कब स्टार्ट हुआ था? तो एवरीबॉडी ये स्टार्ट हुआ था 6 5-year प्लान में, जो 1980 से 85 तक चला था। ओके, तो इसको आपको ध्यान में रखना है कि मेजर फोकस इंडस्ट्रियलाइजेशन से हट के, सॉरी, इंफ्रास्ट्रक्चर पे कब बिगन हुआ? 6 5-year प्लान। कब से कब? 1980 से 85। देख सकते हैं आप कि 6 5-year प्लान 1980-85 was the first plan to shift the emphasis from heavy industry to infrastructure. This was done in order to improve the country's transportation, communication or power sectors, which were essentially for economic growth. 4th 5-year plan की बात करें तो 1969 से 74 तक continue for the focus on heavy industry। heavy industry पे पूरा फोकस था। While the 8th 5-year plan जो कि 1992 से 97 तक चला और 10th 5-year plan, उनमें भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे भी जोर था, लेकिन 6 5-year प्लान में हेवी इंडस्ट्री से फोकस हटा के हमने इंफ्रास्ट्रक्चर पे फोकस पहली बार डाला। नेक्स्ट क्वेश्चन, सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज डिस्क्राइब एज द डेवलपमेंट दैट मीट्स द नीड्स ऑफ पेरेंट्स प्रेजेंट विदाउट कंप्रोमाइजिंग द एबिलिटी ऑफ फ्यूचर जनरेशंस टू मीट देयर ओन नीड्स। देखो ये पूरा का पूरा यहाँ से स्टार्ट हुआ, यहाँ तक चला, है ना। पूरा का पूरा क्या है, आप समझो कि कीवर्ड्स हो गया, पूरा का पूरा सेंटेंस। ऐसा क्यों? तो देखो इंपॉर्टेंट डिफिनेशन या फिर कीवर्ड्स जो भी यूपीएससी का होता है, स्पेसिफिक डॉक्यूमेंट से आता है, वो अगर वैसे के वैसे उठा के उसको आप मेंस में प्रेजेंट करते हो ना, तो उसका इम्पैक्ट ऑब्वियस है बहुत ज्यादा होता है, एज हम जो बना के लिखते हैं। ठीक है, तो इसलिए ऐसे टाइप के कीवर्ड्स, है ना, या फिर एक्सप्लेनेशन या डिफिनेशन को हमें याद करके रखना है, सच दैट हम इसको इस्तेमाल कर पाए कहाँ? अपने मेंस में। ठीक, बोला इन दिस पर्सपेक्टिव इनहेरेंटली द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट इज इंटरवीन्ड विद विच ऑफ द फॉलोइंग। मतलब कि एक जैसा है सस्टेनेबल डेवलपमेंट जैसा कौन सा और कॉन्सेप्ट है चारों में से? तो इसका करेक्ट जवाब है एवरीबॉडी कैरिंग कैपेसिटी। अब कैरिंग कैपेसिटी क्या होता है समझो, कि सारी चीजों को कांस्टेंट रखते हुए किसी एक इकोनॉमी नहीं, इन्वायरमेंट, सॉरी, इकोसिस्टम, कोई एक इकोसिस्टम है ना, तो उसका कैरिंग कैपेसिटी कितना है, मतलब कि ये कितने पॉपुलेशन को, कितने लोगों को सस्टेन कर सकता है इकोसिस्टम, उसको उसकी कैरिंग कैपेसिटी बोलते हैं। मतलब अगर ज्यादा लोग हो जाएंगे तो उसको सस्टेन नहीं कर पाएगी, मतलब सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं हो पाएगा। तो कैरिंग कैपेसिटी जो है सस्टेनेबल डेवलपमेंट के सिमिलर है डिफिनेशन में, दैट्स वाई इसका करेक्ट आंसर डी हो जाएगा। देख सकते हो कि कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट कब आया था? ब्रुकलैंड
कमीशन रिपोर्ट 1987 में जो आया था उसमें इसको डिफाइन किया गया था। क्या? जो अभी ऊपर मैंने पूरा पूरा आपको पढ़ के सुनाया। क्या? डेवलपमेंट का मतलब क्या होता है? ओके। और कैरिंग कैपेसिटी इज डिफाइंड इज द मैक्सिमम पॉपुलेशन साइज दैट एन इकोसिस्टम कैन सपोर्ट इन अ सस्टेनेबल मैनर एंड विदाउट डिग्रेडेटिंग इटसेल्फ। क्लियर हुआ क्या? इसलिए दोनों के दोनों क्या है? इंटरवीन कॉन्सेप्ट है एक दूसरे से। नेक्स्ट क्वेश्चन, ड्यूरिंग विच 5 year प्लान वाज द इमरजेंसी क्लेम्ड, मतलब हटाया गया। न्यू इलेक्शन टुक प्लेस और जनता पार्टी वाज इट इलेक्टेड। तो 1977 में ऐसा हुआ था। फोर्थ 5 year प्लान था 1969 से 74। उसके बाद क्या था? 74 से 79 तक फिफ्थ 5 year प्लान था। कौन सा था एवरीबॉडी? फिफ्थ 5 year प्लान। तो आंसर क्या होगा? फिफ्थ 5 year प्लान। वेरी गुड। जब इंदिरा गांधी जी ने 1975 से 77 2 सालों तक क्या लगाया? इमरजेंसी लगाया। इमरजेंसी हटी, उसके बाद इलेक्शन हुआ और जनता पार्टी 77 में इलेक्शन में आई। क्लियर एकदम? गुड। ये पांचवा 5 year प्लान था। देख सकते हैं आप कि दी 5 year प्लान, दी फिफ्थ 5 year प्लान 1974 से 79 वाज टर्मिनेटेड ड्यूरिंग द इमरजेंसी, रिप्लेस्ड बाय द शॉर्ट टर्म रूलिंग प्लान टू अडॉप्ट द पोस्ट इमरजेंसी अनसर्टेनिटी। द रूलिंग प्लान वाज रिप्लेस्ड बाय द सिक्स 5 year प्लान। मतलब जब जनता पार्टी आई 77 में तो 78 से 80 तक रोलिंग प्लान चला 3 साल। उसके बाद जब रोलिंग प्लान हटा तो 6 5 year प्लान 1980 से 85 तक चला 1980। एकदम क्लियर? गुड। अब कुछ हाईलाइट है रोलिंग प्लान के, वो देख लेते हैं। ध्यान दीजिएगा कब से कब तक रोलिंग प्लान था? 1978 से 80 तक। पहला, रिजेक्शन ऑफ फिफ्थ 5 year प्लान की जब जनता पार्टी रूल में आई तो उन्होंने कहा कि देखो जो इंदिरा गांधी जी का मतलब कांग्रेस पार्टी का चल रहा था क्या फिफ्थ 5 year प्लान, हम उसको रिजेक्ट करते हैं। उसकी जगह पे हम रोलिंग प्लान लेकर आएंगे, एक एक साल का प्लान। ठीक है? तो जनता पार्टी 1978 से 80 तक रोलिंग प्लान लेकर आते हैं। तो ये लिखा है, इसमें देख लेते हैं। Rejected existing fifth 5 year plan and introduced the rolling plan is more flexible alternative. 3 kinds of plan कौन कौन से? Rolling plan comprises 3 type of plan. First plan for the current year, एनुअल बजट के लिए। सेकंड प्लान फॉर द फिक्स नंबर ऑफ ईयर, 3 साल या 4 साल या 5 साल के लिए, दैट चेंज एज पर इकोनॉमिक रिक्वायरमेंट। और थर्ड प्लान जो है लॉन्ग टर्म, मतलब ऐसा था शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म और लॉन्ग टर्म, 3 टाइप का था। शॉर्ट टर्म 1 साल के लिए, मीडियम टर्म 3 4 5 सालों के लिए और लॉन्ग टर्म 10 15 या 20 सालों के लिए। ठीक है? ये 3 टाइप के प्लान जो थे रूलिंग प्लान में थे। अगला, फ्लेक्सिबिलिटी। ऐसा नहीं था कि रूलिंग प्लान जो है इसलिए एडवांटेजियस था क्योंकि उसमें फ्लेक्सिबिलिटी थी चेंज करने की। Was its flexibility, enabling adjustment of targets, projection and allocation to match changing economic condition. Complexity की बात करें तो प्लान frequent revision led to complexity. ऑब्वियस है किसी को बार बार रिवाइज करोगे, चेंज करोगे तो कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ेगी, लोगों को समझने का या कंफ्यूज होने का उस चीज को लेकर वो ज्यादा होगा। तो इसलिए उसकी कॉम्प्लेक्सिटी बढ़ गई बार बार रिविजन करने में, है ना? ओके एवरीवन, इतना ही था। आई होप सारा कुछ आपको क्लियर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने। कंसीडर दी फॉलोइंग स्टेटमेंट। 2 स्टेटमेंट है, 1 by 1 देखते हैं करेक्ट कौन सा है। पहला, द सेकंड 5 year प्लान एम्फसाइज द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्री। बिल्कुल सही बात है। कब से कब तक था? 56 से 61 तक। 1956 से 61 तक क्या था? सेकंड 5 year प्लान। और 1951 से 56 तक फर्स्ट 5 year प्लान। थर्ड 5 year प्लान जो कि 1961 से 66 तक था, प्लान इंट्रोड्यूस द कॉन्सेप्ट ऑफ इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एट अ स्ट्रेटजी फॉर इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो ये भी स्टेटमेंट बिल्कुल सही है बड़ी। पहला और दूसरा दोनों सही है, ऑप्शन हो गया सी। अब बात आती है सर दूसरा कैसे एकदम सही है, उसका एक्सप्लेनेशन ही देखिए। पहले को समझते हैं, पहले दूसरे को समझते हैं। हाँ, क्यों? क्योंकि पहले स्टेटमेंट में दूसरा वाला सेकंड 5 year प्लान है, इसलिए उसको समझते हैं। बोला सेकंड 5 year प्लान जो 56 से 61 तक था वाज बेस्ड ऑन महालनोबिस मॉडल। क्या नाम है उसका? महालनोबिस मॉडल, व्हिच एम्फसाइजेस द एस्टेब्लिशमेंट ऑफ हेवी इंडस्ट्रीज। द प्लान वाज बेस्ड ऑन द आइडियाज दैट द स्ट्रांग इंडस्ट्रियल base would help to promote economic development or reduce the country's dependence on import. एकदम क्लियर? गुड। दूसरा, the concept of import substitution was introduced in third 5 year plan जो कि 61 से 66 तक चला। The plan aimed to reduce the country's dependence on import by promoting the production of goods that were previously imported। मतलब जो पहले import करते थे उसको अभी प्रोड्यूस करने का, है ना, ये सारा कुछ चला। अगला, इट ऑल्सो एम टू क्रिएट जॉब एंड प्रमोट इकोनॉमिक ग्रोथ। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द टर्म नेशनल इनकम रिप्रेजेंट। नेशनल इनकम रिप्रेजेंट करता है कौन सा? चारों में से ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डेप्रिसिएशन। तो आप ध्यान में रखो कि जो नेशनल इनकम होता है
वो होता है नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट। कहाँ पे? एट फैक्टर कॉस्ट। अब देख लेते हैं चार में से कौन सा। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन। तो देखो जीएनपी में से डिप्रेसिएशन माइनस करोगे तो एनएनपी आ जाएगा, और ये एनएनपी एट मार्केट प्राइस बोल रहा है, एट मार्केट प्राइस, मार्केट प्राइस नहीं, कहाँ पे हमें देखना है? एट फैक्टर कॉस्ट। पहला नहीं होगा एवरीबॉडी। दूसरा, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रेसिएशन प्लस नेट फैक्टर इनकम फ्रॉम अब्रॉड। अब ध्यान से समझो, जीएनपी में से डिप्रिसिएशन माइनस किया, एनएनपी आ गया, एनएनपी प्लस नेट फैक्टर, नेट इनकम फैक्टर फ्रॉम अब्रॉड, और क्या आ गया? ये सब क्या हो गया? मार्केट प्राइस पे हो गया एवरीबॉडी। मार्केट प्राइस पे हमें नहीं चाहिए, हमें किस पे चाहिए? फैक्टर कॉस्ट पे चाहिए। अगला, जीएनपी एट मार्केट प्राइस माइनस डिप्रिसिएशन एंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट टैक्सेस प्लस सब्सिडी। हाँ, ये कुछ बात बनी, अब ध्यान समझिएगा। जीएनपी में से अगर हम डेप्रिसिएशन माइनस करें तो एनएनपी आ जाएगा। अब ध्यान, एनएनपी है किस पे? मार्केट प्राइस पे, लेकिन इसमें बोला एंड इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस करना है, इनडायरेक्ट टैक्सेस, और प्लस करना है सब्सिडीज। वेरी गुड। अब ध्यान से समझो, आप जब मार्केट प्राइस में हमने इनडायरेक्ट टैक्सेस को माइनस किया तो ये किस पे आ गया? एनएनपी फैक्टर कॉस्ट पे। लेकिन फैक्टर कॉस्ट में एक चीज और होता है, जो हम सब्सिडी प्रोवाइड करते हैं ना, उसको भी ऐड करना पड़ता है, तो यहाँ पे एडिशन है ही ऑलरेडी, राइट। तो इसलिए ये जो एनएनपी एट मार्केट प्राइस था, उसमें से जब हमने इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस किया और सब्सिडी को ऐड किया, तो पूरा का पूरा क्या बन गया? एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट बन गया। और यही हमारा डिफिनेशन होता है किसका? नेशनल इनकम का। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो, इसको आपको ध्यान में भी रखना है, अगर क्लियर नहीं रहा हो तो भी, ठीक है। चलो, एक्सप्लेनेशन देख सकते हैं कि नेट नेशनल प्रोडक्ट एट फैक्टर कॉस्ट, एनएनपी एट फैक्टर कॉस्ट इज आल्सो कॉल्ड नेट नेशनल इनकम और जस्ट नेशनल इनकम। नेशनल इनकम एट फैक्टर कॉस्ट रिप्रेजेंट ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट एंड मार्केट प्राइस। मैंने बता दिया जो भी चीज है, बट दिस वाज द सिचुएशन टिल 2015 तक था। सिंस 2015 ऑनवर्ड वी कैलकुलेट वेरियस इंडिकेटर एट मार्केट प्राइस रेदर देन फैक्टर कॉस्ट। मतलब उसके बाद हम मार्केट प्राइस पे देखते हैं रेदर देन फैक्टर कॉस्ट का, 2015 के बाद। अब कुछ इंपॉर्टेंट टिप्स देखते हैं। देखो, फैक्टर कॉस्ट क्या होता है? मार्केट प्राइस में से इनडायरेक्ट टैक्स को माइनस करो, सब्सिडी को प्लस करो। अच्छा, इसको अगर इधर भेज दोगे तो फैक्टर कॉस्ट में इनडायरेक्ट टैक्स को प्लस करो और सब्सिडी को माइनस करो तो मार्केट प्राइस आ जाएगा। आई होप कि आपको एकदम क्लियर होगा। मतलब मार्केट प्राइस इज इक्वल टू फैक्टर कॉस्ट प्लस इनडायरेक्ट टैक्सेस और माइनस सब्सिडीज। क्लियर? ये भी फॉर्मूला आपको? गुड। अगला, नेशनल इनकम की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन। ध्यान रहे, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट माइनस डेप्रिसिएशन कब? मार्केट प्राइस पे। एमपी मतलब मार्केट प्राइस। नेशनल इनकम की बात करें तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, वो वही जो हमने देखा था क्वेश्चन में, ठीक है। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन, इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद, ठीक है, सब्सटेंशियल चेंज इन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। बिल्कुल सही बात है, लाइसेंशियल है ना। एलपीजी मतलब लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन में सबसे इंपॉर्टेंट चीज था लाइसेंसिंग राज को खत्म करना। तो पहला तो बिल्कुल सही होगा, बाकी भी देखते हैं। लेकिन दी कन्वर्टिबिलिटी ऑफ इंडियन रुपीज, नहीं, डूइंग अवे विद प्रोसीजरल फॉर्मेलिटी फॉर फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। सिग्निफिकेंट रिडक्शन इन टैक्स रेटेड, ये भी बिल्कुल गलत। तो करेक्ट आंसर है एवरीबॉडी ए, कि हमने क्या किया? लाइसेंसिंग पॉलिसी को बहुत ही ब्रॉडर वे में चेंज किया, ठीक है। तो ये था क्या? इकोनॉमिक लिबरलाइजेशन इन इंडिया स्टार्टेड विद। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर कि ऑप्शन ए क्यों है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं कि इंडिया स्टार्टेड कब? 1991 में, बाय मेकिंग चेंजेस इन द इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग पॉलिसी। दिस पॉलिसी एम्ड एट प्रोवाइडिंग मोर फ्रीडम और फ्लेक्सिबिलिटी टू द इंडस्ट्री। इंपॉर्टेंट पॉइंट ध्यान रखो, क्या क्या? इकोनॉमिक रिफॉर्म ऑफ 1991 वेर कैरिड आउट मेनली इन थ्री डायरेक्शन। क्या? वी डिसमेंटल द कॉम्प्लेक्स रिजीम ऑफ लाइसेंस, परमिट्स और कंट्रोल। साथ में हमने वी रिवर्स द स्ट्रॉन्ग बाइस टूवर्ड्स स्टेट ओनरशिप ऑफ मीन्स ऑफ प्रोडक्शन एंड proliferation of public sector enterprises in almost every sphere of economic activity। मतलब कि सरकार जो स्टेट है उसके चंगुल से निकाल के, है ना, प्राइवेट के हाथों में भी देना स्टार्ट किया। अगला, वी अबंडन द इनवर्ड लुकिंग ट्रेड पॉलिसी। अगला, दिस स्ट्रेटजी इज नोन एज इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन। दिस पॉलिसी एम्ड एट सब्स्टिट्यूटिंग इंपोर्ट विद डोमेस्टिक प्रोडक्शन, जो हमने ऊपर देखा। क्लियर? गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, the growth rate of per capita income at current price is higher than that of per capita at constant price because the latter takes into account the rate of, अब ध्यान समझो, per capita income of current price और is higher than that of per capita income at constant price। अब constant price पे है तो मुझे क्या, आपको भी पता होना चाहिए कि इसमें इन्फ्लेशन जो है ऐड नहीं करते। constant price मतलब बेसली ईयर लेकर चलते हैं, फॉर एग्जांपल 2012। क्यों?
क्योंकि बेस ईयर लेने पर वो एग्जैक्ट पैरामीटर, वो एक क्लियर पिक्चर दिखाता है हमें कि हमारा जीडीपी कितना ग्रो हुआ, राइट। अगर इकोनॉमी करंट प्राइस पे लेकर चलेंगे तो हमें नहीं पता चलेगा, मतलब एक एग्जैक्ट पिक्चर वो नहीं देगा हमारे जीडीपी ग्रोथ का, बिकॉज उसमें इन्फ्लेशन भी इंक्लूड होता है, ठीक है। तो आपको पता चल ही गया होगा क्या हुआ यहाँ पे, ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन नहीं, इंक्रीज इन प्राइस लेवल बिल्कुल, ग्रोथ ऑफ मनी नहीं, इंक्रीज इन वेज नहीं। तो इंक्रीज इन प्राइस लेवल मतलब जो हमारा करंट प्राइस है वो इंक्रीज इन प्राइस लेवल भी इंक्लूड करता है, दैट्स वाई वो हायर होता है। देख सकते हैं एक्सप्लेनेशन, रेट ऑफ इंक्रीज इन प्राइस लेवल, कांस्टेंट प्राइस इज टेकन विद रेफरेंस टू बेस ईयर, मैंने बता दिया, जिसमें इन्फ्लेशन एडजस्टेड होता है बट करंट प्राइस में नहीं होता, ठीक। पर कैपिटा इनकम एट करंट प्राइस क्या होता है, पर कैपिटा इनकम एट कांस्टेंट प्राइस डिवाइडेड बाय करंट प्राइस इंडेक्स इनटू 100, क्लियर, गुड। Next, the 8 5-year plan is different from the earlier one. The critical difference lie in fact that 8वां 5 ईयर प्लान कब था, आई थिंक 1992 से 97 तक था। कौन सा 8वां 5 ईयर प्लान, ठीक है। बोला चारों में से कौन सा जो है क्रिटिकल डिफरेंस था बाकी 5 ईयर प्लान जो पहले आए थे उनसे। तो पहला बोला इट हैज अ कंसिडरेबली लार्जर आउटलेट कंपेयर टू द अर्लियर प्लान, ओके। इट हैज अ मेजर थ्रस्ट ऑन एग्रीकल्चर और रूरल डेवलपमेंट, ऐसा नहीं है। कंसिडरेबल एम्फेसाइज इज प्लेस्ड ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ, देखो इंफ्रास्ट्रक्चर पे तो ग्रोथ हमने मतलब फोकस किया था छठे में, 8वें में भी, 10वें में भी, है ना, लेकिन छठे में सबसे स्टार्टिंग में किया था। चलो ये भी हो सकता है, लेकिन अभी क्वेश्चन मार्क करेंगे, इससे बेहतर अगर मिल जाए तो। क्रिटिकल डिफरेंस पूछा है क्योंकि ये इंफ्रास्ट्रक्चर ग्रोथ तो छठे 5 ईयर प्लान में भी आया था, लेकिन ये बोला 8वें में फर्स्ट टाइम। इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग हैज बीन अबॉलिश, बिल्कुल सही जवाब, तो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा डी, है ना, यही सबसे बड़ा मेजर चेंज था। सॉरी माफ कीजिएगा, यहाँ पे ऑप्शन ये दे रहा है कि इट हैज अ कंसिडरेबली लार्जर आउटलेट कंपेयर टू द अर्लियर प्लान्स, ठीक है। पहला और डी, देखते हैं एक्सप्लेनेशन में क्या बोल रहा है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो डी होना चाहिए था। एवरीवन देखते हैं। 8 5-year plan had a significant higher outlet compared to the earlier plan, ठीक है। This was due to the fact that the 8 5-year plan was implemented during a period of economic liberalization when the government was investing heavily in infrastructure and other sector। तो कहने का मतलब ये हुआ, क्वेश्चन को एक बार फिर से पढ़ते हैं। The 8 5-year plan is different from the earlier one. The critical difference lies in the fact that, चलो ठीक है, मान लिया कि जो आउटलेट था लार्जर आउटलेट था बाकियों के कंपैरिजन में, लेकिन इंडस्ट्रियल लाइसेंसिंग भी तो पहली बार आया था, ऐसा तो था नहीं कि बहुत बाकियों में, मतलब 8 5-year प्लान से पहले जो 5 ईयर प्लान थे उसमें इसका कोई जिक्र था नहीं, ये भी एकदम क्या था, क्रिटिकल डिफरेंस था। तो चलो कोई बात नहीं, इस पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए अगर मैं होता एग्जाम में तो डी मार्क करता, लेकिन आप जो है अगर इस क्वेश्चन में ए दिया है तो यही मार्क करोगे, ठीक है। 1 मिनट बस दीजिएगा, फोन आ रहा। ओके नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं एवरीबॉडी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 30 आपके सामने, बोला विच वन ऑफ द फॉलोइंग 5 ईयर प्लान ऑफ द इंडिया रिकॉग्नाइज ह्यूमन डेवलपमेंट एज अ कोर ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स। तो सबसे पहले 8 5-ईयर प्लान में ही ह्यूमन डेवलपमेंट को एज वन ऑफ द कोर डेवलपमेंट एफर्ट की तरह कंसीडर किया था। कौन सा 8 5-ईयर प्लान, कैसे याद रखना है, बस याद रखना है, ठीक है। एक्सप्लेनेशन देखते हैं एवरीबॉडी। 8 5-ईयर प्लान जो 1992 से 97 तक चला, रिकॉग्नाइजेज ह्यूमन डेवलपमेंट एज द कोर ऑफ डेवलपमेंट एफर्ट्स। इट्स मेजर ऑब्जेक्टिव इंक्लूड क्रिएटिंग employment, curbing population growth, improving primary health facilities, or enhancing agricultural activities, strengthening infrastructure, or managing India's transition to a market-led economy while focusing on human development. This approach aimed at addressing socio-economic challenges and improving the well-being of the population. ध्यान रहेगा, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, कुछ और इंपॉर्टेंट चीज आपको ध्यान में रखना है। कौन सा 8वें 5 ईयर प्लान का जब जो चला 1992 से 7 तक, क्या इकोनॉमिक ट्रांसफॉर्मेशन, सबको पता है एलपीजी रिफॉर्म आया था किसके द्वारा, डॉक्टर मनमोहन सिंह द्वारा। अगला मॉडर्नाइजेशन ऑफ इंडस्ट्री की द प्लान फोकस ऑन द मॉडर्नाइजेशन इंडस्ट्री टू एनहेंस प्रोडक्टिविटी एंड कॉम्पिटिटिवनेस, फॉस्टरिंग इकोनॉमिक ग्रोथ और डेवलपमेंट। फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस की बात करें तो सबको पता है कि इंडिया उस समय फेस कर रही थी फॉरेन एक्सचेंज क्राइसिस, है ना, तभी 1990 में एलपीजी हम रिफॉर्म लेकर आए इससे निपटने के लिए, लीडिंग टू सिग्निफिकेंट इकोनॉमिक रिफॉर्म टू एड्रेस द डेफिसिट एंड फॉरेन डेट। और क्या है, मेंबरशिप इन वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन। उसी टाइम पे इंडिया जो है मेंबर बना किसका, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन, कब, जनवरी 1995 में, फर्दर इंटीग्रेटिंग ऑन टू द ग्लोबल इकोनॉमी। एनर्जी सेक्टर की बात करें तो प्लान प्रायोरिटाइज द एनर्जी सेक्टर विद 26.6% ऑफ द आउटलेट
emphasizing the need for sustainable और efficient energy management। ध्यान रहेगा, गुड। ऑब्जेक्टिव की बात करें तो की ऑब्जेक्टिव इंक्लूडेड पॉपुलेशन कंट्रोल, पॉवर्टी रिडक्शन, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट, टूरिज्म मैनेजमेंट और ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट, साथ में एंड डिसेंट्रलाइजेशन विद पीपल्स पार्टिसिपेशन। ये सारा का सारा ऑब्जेक्टिव था किसका, 8 5 ईयर प्लान का। ग्रोथ रेट की बात करें तो टारगेट ग्रोथ रेट था 5.6, लेकिन एक्चुअल ग्रोथ रेट देखा जाए तो 6.8 था। सोचो कितना ज्यादा, इंडिकेटिंग सक्सेसफुल इंप्लीमेंटेशन ऑफ द प्लान। क्लियर, गुड। नेक्स्ट क्वेश्चन, द बेसिक डिफरेंस बिटवीन इंपेरेटिव एंड इंडिकेटिव प्लानिंग इन दैट। आप ध्यान से समझते हैं दोनों को। पहले इंपेरेटिव और इंडिकेटिव क्या समझते हैं। इंपेरेटिव का मतलब होता है स्टेट का पूरा कंट्रोल है उस पर, और इंडिकेटिव का मतलब होता है कि कोई भी कंट्रोल ना रहे स्टेट का, ठीक है, मतलब मार्केट ड्रिवन हो। वो क्या है, स्टेट ड्रिवन। इंपेरेटिव और इंडिकेटिव क्या है, मार्केट ड्रिवन। बस अब देख लेते हैं चार में से कौन सा करेक्ट है। इन द केस ऑफ इंपेरेटिव प्लानिंग द मार्केट मैकेनिज्म इज इंटायरली रिप्लेस्ड बाय द कमांड हायरार्की। कमांड मतलब ऑब्वियस है स्टेट ही करेगा, है ना। While in the case of indicative planning, it is looked upon as a way to improve the functioning of market system। अब ध्यान समझिएगा, पहला ऑप्शन जो है वो बिल्कुल सही बोल रहा। क्या बोल रहा कि इंपेरेटिव में एक कमांड हायरार्की को फॉलो करता है, लेकिन जो इंडिकेटिव होता है उसमें अगर कोई कमांड देता है ना तो जस्ट उस मार्केट मैकेनिज्म को बैलेंस करने के लिए, मतलब उसको डिस्टर्ब नहीं कर रहा, उसको जस्ट सपोर्ट कर रहा, ठीक है। तो करेक्ट ऑप्शन है एवरीबॉडी, ये ही हो जाएगा। इन दोनों में यही डिफरेंसेस है। ओके, जो मैंने ऊपर बताया वही चीजें हैं। और आप देख सकते हो कि डिफरेंसेस बिटवीन इंपेरेटिव और इंडिकेटिव प्लानिंग। रोल ऑफ गवर्नमेंट मैंने बता ही दिया, क्या इंपेरेटिव में डायरेक्ट इन्फ्लुएंस करता है, इंडिकेटिव में जस्ट सपोर्ट करता है बैलेंस करने के लिए, है ना, मतलब डिस्टर्ब नहीं करता। रोल ऑफ मार्केट की बात करें तो इंपेरेटिव प्लानिंग मिनिमाइज द रोल ऑफ मार्केट with the government controlling prices or resource allocation, लेकिन indicative planning give more important to the market, offering guideline without direct control। Flexibility की बात करें तो imperative planning lacks flexibility with fixed plans, indicative planning is more flexible, allowing changes to guideline as needed। Efficiency की बात करें तो obvious है imperative planning is less efficient due to unrealistic plans, वहीं पे indicative planning is more efficient, promoting realistic guidelines for market efficiency। Clear, good। Next question, Which of the following are the main cause of slow rate of growth of per capita income in India? ध्यान समझो। पहला, हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो, बिल्कुल सही, क्योंकि मैंने हाई कैपिटल आउटपुट रेशियो क्या होता है मैंने समझा दिया है एवरीबॉडी, है ना। क्या कि ज्यादा कैपिटल लगाने पर भी आउटपुट जो है सेम ही रहे या फिर उतना ना बढ़े। दूसरा, हाई रेट ऑफ ग्रोथ ऑफ पॉपुलेशन, एकदम बिल्कुल बात है कि ज्यादा पॉपुलेशन होगा तो जो पर कैपिटा इनकम है कम आएगी। अगला, हाई रेट ऑफ कैपिटल फॉर्मेशन, अरे कैपिटल अगर ज्यादा फॉर्म होगा तो ऑब्वियस है ग्रोथ होगा, है ना, पर कैपिटा इनकम ही बढ़ेगा, तो ये तो नहीं होगा। हाई लेवल ऑफ फिजिकल डेफिसिट, इसका भी लेना देना नहीं है। क्यों, क्योंकि कोई भी देश ज्यादा अगर फिजिकल डेफिसिट है तो मे भी ये पॉसिबिलिटी है कि वो ज्यादा पैसे लेकर, है ना, इन्वेस्ट कर रही है किन पे, लोगों पर, इंफ्रास्ट्रक्चर पे, राइट। तो उससे जो है पर कैपिटा इनकम बढ़ना चाहिए ना कि घटना चाहिए। तो तीसरा चौथा नहीं होगा, तीसरा चौथा को हटाओ, बच्चा कौन सा, ऑप्शन ए मतलब डी, कौन सा, पहला और दूसरा। होपफुली आपको अच्छे से क्लियर है, इसलिए अपन जाएंगे नहीं किसमें, एक्सप्लेनेशन में। आप चाहो तो जा सकते हो, ठीक है। चारों के चारों मैंने एक्सप्लेन कर दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएंगे। Which one of the following statement about production possibility frontier? अभी मैंने समझाया था आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर किसी क्वेश्चन में। चलो फिर से समझा देता हूँ। मान लो ये है हमारा प्रोडक्शन, ये जो लाइन है ना ये है प्रोडक्शन और पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ठीक है। अब ध्यान से समझो कि हमसे बोलना नॉट करेक्ट है। पहला, द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप डाउनवर्ड टू द राइट एज द रिसोर्सेस आर लिमिटेड, बिल्कुल सही बात है। देखो डाउनवर्ड टू द राइट जा रहा है ना, तो ये है हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर स्लोप। दूसरा, द डिफरेंस कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स और सर्विसेज गिवन द अवेलेबिलिटी रिसोर्सेज एंड टेक्नोलॉजी आर डिनोटेड बाय द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर। तो ये भी बिल्कुल सही है एवरीबॉडी। ये जो एरिया है ना ये दिखाता है हमें क्या, डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ वेरियस गुड्स और सर्विसेज, ठीक है। अगला, एनी पॉइंट ऑन or inside the production possibility frontier is attainable under the existing technology और resources। एकदम कहने का मतलब ये जो एरिया है ना या फिर ये जो पीपीएफ है इसके नीचे या उसी पर जितने भी पॉइंट है उन सबको हम अचीव कर सकते हैं, लेकिन उसके बाहर हम अचीव नहीं कर सकते। अगला, वन ऑफ द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, द आउटपुट ऑफ वन कमोडिटी कैन बी इंक्रीज विदाउट चेंजिंग द आउटपुट ऑफ अनदर कमोडिटी। बिल्कुल गलत। देखो जैसा कि हमने कहा हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, दैट्स व्हाई अगर एक का प्रोडक्शन हम बढ़ाएंगे ना, मान लो इसका प्रोडक्शन बढ़ा के इतना करना चाहते हैं, दूसरे का प्रोडक्शन रिड्यूस हो जाएगा, मतलब ये लाइन ऐसे जाएगा।
कहने का मतलब कि हर केस में ये जो एरिया है ना, जो सेट किया मैंने रीजन, वो फिक्स होता है, उसको हम घटा बढ़ा नहीं सकते। अगर एक कमोडिटी का प्रोडक्शन बढ़ाएंगे तो दूसरी कमोडिटी का प्रोडक्शन ऑलरेडी घट जाएगा, जो मैंने इस पर्टिकुलर लाइन से हम दिखाया आपको, ठीक है। तो इसलिए चौथा क्या हो जाएगा, नॉट करेक्ट हो जाएगा, वही हमसे पूछा था, ठीक है। चलो, पहला तो दूसरा तीसरा तीनों सही है। क्यों सही है मैंने समझा ही दिया, इसलिए आगे आ जाएंगे। चाहो तो आप इसको पढ़ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन ये रहा आपके सामने। हाउ इज द मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी फॉर एन इंडिविजुअल गुड डिटरमाइन। याद कीजिए, प्राइस इलास्टिसिटी का मतलब क्या हुआ कि उसके प्राइस को चेंज करो तो उसके डिमांड में कितना चेंज आता है, उसी को प्राइस इलास्टिसिटी बोलते हैं, ठीक है। बाई डिग्री टू विच द गुड इज अ नेसेसिटी और लग्जरी। बिल्कुल, अगर गुड जो है नेसेसिटी है तो जैसे उसका प्राइस बढ़ेगा, ऑब्वियस है उसके डिमांड पे फर्क पड़ेगा, मतलब कि उसका मैग्नीट्यूड ऑफ इलास्टिसिटी ज्यादा है। ओके, दूसरा, बाय द एक्सटेंट टू विच सब्स्टिट्यूट्स आर अवेलेबल्स। बिल्कुल सही बात है, ये सारा कुछ मैं समझा चुका हूँ आपको, होपफुली आपका दिमाग इसमें लग पा रहा होगा कि सब्स्टिट्यूट गुड्स क्या होते हैं, लग्जरी और नेसेसिटी गुड्स क्या होते हैं, सब कुछ, राइट। अगला है बाय द रेट ऑफ इनकम ग्रोथ इन द इकोनॉमी। नहीं, देखो, अगर इनकम का ग्रोथ होता है किसी इकोनॉमी में तो प्राइस इलास्टिसिटी उतना इम्पैक्ट नहीं होगी। क्यों? क्योंकि लोग इंटीरियर गुड से सुपीरियर गुड की तरफ जाते हैं जब इनकम ग्रोथ होता है, तो इसलिए तीसरा ऑप्शन नहीं होगा, तो रिमूव करो तीसरा। तो आंसर बचा कौन सा, पहला चौथा, और पहला दूसरा चौथा। देखो, दूसरा है तो इसलिए पहला दूसरा चौथा करेक्ट होगा। अब चौथा क्यों करेक्ट हो देख लेते हैं। बाय द रिलेटिव इंपॉर्टेंस ऑफ द गुड्स इन द कंज्यूमर बजट। बिल्कुल, जितना ज्यादा इंपॉर्टेंट होगा वो गुड्स, उसको लेना चाहेगा कौन, कंज्यूमर, चाहे उसका प्राइस घटे या बढ़े, ठीक है। तो इसलिए वो उसका मैग्नीट्यूड ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी जो है ज्यादा होगा, ठीक है। आप देख सकते हो सारे के सारे। चौथा देखते हैं, कौन सा, चौथा वाला। ओके, की रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन बजट। इफ अ गुड टेकन अप अ लार्ज पोर्शन ऑफ अ कंज्यूमर बजट, इट डिमांड्स टेंड टू बी मोर इलास्टिक, ठीक है। होपफुली मैंने आपको सारा कुछ समझा दिया। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। फॉर एनीथिंग टू बी रिकॉग्नाइज एज मनी, इट्स नीड टू हैव विच ऑफ द फॉलोइंग। अगर किसी चीज को हमें एज अ मनी रिकॉग्नाइज करना है तो कौन कौन सी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। एक एज एन इंटरमीडिएट इन द एक्सचेंज ऑफ प्रोसेस, बिल्कुल सही बात है। स्टैंडर्ड यूनिट फॉर कोटिंग प्राइस, एकदम ठीक है। मस्ट बी इजिली डिविजिबल, एकदम ठीक है। हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूजेस, नहीं, इसका मतलब ये हुआ है, समझ रहे हैं कि जैसे हमारे पास कागज का टुकड़ा है, क्या मनी, मतलब 500 रुपए का नोट ले लो, है ना। तो 500 रुपए का नोट है तो उसकी वैल्यू कहाँ से आ रही, वो जो लिखा रहता है आई प्रॉमिस टू पे 500 टू धारक, ऐसा लिखा रहता है नोट पे ना, मतलब आरबीआई की बैकिंग होती है। और अगर सरकार या आरबीआई की बैकिंग ना हो तो ऑब्वियस उसका कोई मतलब नहीं है। तो ये हैव हायर वैल्यू इन अल्टरनेटिव यूज, मतलब कि इस अगर कागज के टुकड़े को मनी जैसा नहीं और बाकी जैसा अगर किसी को दोगे तो लेगा नहीं। 1 रुपए का भी इसका प्राइस नहीं है। क्यों? क्योंकि इस पे जो लिखा है, गवर्नमेंट की जो बैकिंग है, उसकी वजह से इसका प्राइस बढ़ रहा, ना कि उसका अल्टरनेटिव यूज की वजह से, ठीक है। मतलब ऐसे समझो ना कि कल को अगर आप मनी यूज कर रहे हो किसी अदर यूज के लिए, फॉर एग्जाम्पल माला बनाने के लिए, माला मतलब ऐसे जो गार्लैंड होता है ना, गले में लगाते हैं, तो उसके लिए यूज कर रहे हो, तो ऑब्वियस है उसका कोई वैल्यू थोड़ी ना रह जाएगा अगर उसमें ऑब्वियस है ये मनी का जो बैकिंग है, मतलब आरबीआई या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट का जो बैकिंग है, हटा दिया जाए। दूसरा एग्जाम्पल समझो, अगर नहीं समझ आया तो, सोने का सिक्का होता है, मान लो उस पर लिखा है 500, तो अगर उसको एज अ मनी यूज करोगे तो 500 रुपए का कर सकते हो, लेकिन सोने का सिक्का है इसलिए अब उसकी एक इंट्रिंसिक वैल्यू है, मतलब कि अगर उसको मार्केट में वैसे ही बेचने जाओगे एज अ मेटल तो भी हमें अच्छा खासा अमाउंट मिल जाएगा। तो वही अगर मान लो अच्छा खासा अमाउंट क्या 600 में अगर मिल रहा तो वही हायर वैल्यू हो गया एज कम्पेयर टू मनी। वही ऑप्शन 4 बोल रहा, जो कि बिल्कुल गलत है मनी के बारे में, है ना। तो चौथा गलत, चौथा गलत, बचा कौन सा, पहला दूसरा तीसरा, करेक्ट आंसर हो जाएगा सी। होपफुली आपको बहुत अच्छे से क्लियर, सब कुछ क्लियर है, गुड। तो आगे आ जाते हैं। अगर कंफ्यूजन हो आपको तो एक्सप्लेनेशन पढ़ लो, थोड़ा टाइम ज्यादा हो रहा है बड़ी, इसलिए मैं थोड़ा सा स्पीड अप कर रहा चीजों को, ठीक है। खुद एक्सप्लेन करके। ओके, नेक्स्ट है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रिकॉग्नाइज्ड इनविजिबल हैंड बाय एडम स्मिथ। तो एडम स्मिथ साहब ने मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म को इनविजिबल हैंड बोला था कि अपना चलता रहेगा, है ना, आपको पता नहीं चलेगा लेकिन एक चीज चलती रहेगी मार्केट में, क्या, मार्केट या प्राइस मैकेनिज्म जो है हमेशा चलता रहेगा। ओके, वो दिखेगा नहीं बट चलता रहेगा। तो करेक्ट आंसर हो गया बी। चाहो तो आप पढ़ सकते हो, चलो पढ़ ही देते हैं आपके लिए कि एडम स्मिथ कॉन्सेप्ट ऑफ इनविजिबल हैंड डिस्क्राइब हाउ इंडिविजुअल pursuing their self-interest in free market contribute to economic prosperity or efficiency. The market या price mechanism naturally regulate supply और demand. Naturally regulate
leading to optimal resource allocation without the need to direct government invention. Clear? Good. Next, according to the law of diminishing return in a production function, when more and more units of variable factor are used, holding the quantity of a fixed factor constant, a point is reached beyond which. अब यहाँ पे ध्यान समझो, ये क्वेश्चन को फिर से आप पढ़ो, ठीक है। सीडीएस और सीएपीएफ में ऐसे टाइप का क्वेश्चन बोलता है, लेकिन यूपीएससी सीएससी में आपको नहीं मिलेगा, सो डोंट वरी अबाउट इट। लेकिन फिर भी क्या पता, यूपीएससी है, कुछ भी कर सकती है ना। तो एक बार फिर से क्वेश्चन पढ़ते हैं, समझने की कोशिश करते हैं आखिर बोल क्या रहा है। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न इन अ प्रोडक्शन फंक्शन, व्हेन मोर एंड मोर यूनिट्स ऑफ वेरिएबल फैक्टर आर यूज्ड, होल्डिंग द क्वांटिटी ऑफ अ फिक्स्ड फैक्टर कांस्टेंट, अ पॉइंट इज रीच्ड बियॉन्ड व्हिच। अब इसका चार ऑप्शन पहले पढ़ते हैं। द मार्जिनल रेवेन्यू विल डिमिनिश्ड, एवरेज रेवेन्यू विल डिमिनिश्ड, और मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश्ड, या फिर मार्जिनल प्रोडक्ट विल इंक्रीज। एक काम करते हैं एवरीबॉडी, दो बार हमने क्वेश्चन पढ़ लिया, अब एक्सप्लेनेशन पढ़ लेते हैं। अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, व्हेन एडिशनल यूनिट ऑफ अ वेरिएबल फैक्टर, मतलब जैसे लेबर है ना, आर एडेड टू फिक्स फैक्टर। फिक्स फैक्टर क्या होता है, जैसे लैंड हो गया, कैपिटल हो गया, है ना। तो marginal product initially increase but eventually start to decline. This happened because the fixed factor limit productivity gain leading to inefficiency. मतलब समझ आया आपको? वेरी गुड, फिर से समझा देता हूँ मैं, समझो ध्यान से। ये बोला कि देखो, दो प्रोडक्शन में दो टाइप के फैक्टर होते हैं। एक होते हैं वेरिएबल फैक्टर, जैसे हो गया लेबर, है ना। नंबर ऑफ लेबर्स को अगर हम बढ़ाएंगे तो अब ऐसे प्रोडक्टिविटी ज्यादा होगा, लेकिन वो कुछ टाइम के लिए ज्यादा होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फिक्स फैक्टर है वो उसको लिमिट कर देगा। फिक्स फैक्टर क्या हो गया? लैंड और कैपिटल, ठीक है। आप समझो ध्यान से। एक फैक्ट्री है जो हमें मतलब मान लो कि 100 लोगों को एकोमोडेट कर देती है, मतलब, लेकिन उसमें मान लेते हैं 10 लोग और ला दिया तो टोटल 110 हो गया। 110 को एकोमोडेट करा के हम काम करा रहे हैं, लेकिन लैंड तो हमारा फिक्स ही है ना, और कैपिटल भी फिक्स है। तो 110 को ला दिए तो थोड़ी देर के लिए तो इसकी प्रोडक्टिविटी बढ़ जाएगी, लेकिन फिर क्या होगा, अल्टीमेटली एक कांस्टेंट लेवल पे ही आ जाएगा या फिर घट जाएगा। तो ये क्या कर रहा है कि लीडिंग टू इनएफिशिएंसी। अब इस पे आ जाते हैं ऑप्शन पे। तो ऑप्शन में सी जो बोल रहा है कि मार्जिनल प्रोडक्ट विल डिमिनिश्ड, ऑब्वियस है। क्या एक पॉइंट के बाद रीच कर लिया, मतलब ये सैचुरेशन लेवल पे पहुंच गया, उसके बाद क्या होगा, ऑब्वियस है घटेगा, तो डिमिनिश्ड होगा। तो ऑप्शन सी जो है करेक्ट हो जाएगा। होपफुली आपको बात बेहतर वे में क्लियर। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट? नॉट करेक्ट है चारों में से। पहला, एवरेज रेवेन्यू एंड मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ अ परफेक्टली कॉम्पिटिटिव फर्म आर परफेक्टली इलास्टिक। बिल्कुल गलत है एवरीबॉडी, इलास्टिक नहीं होता है। दूसरा, मार्जिनल रेवेन्यू कर्व ऑफ मोनोपोली फर्म इज अबव इट्स एवरेज रेवेन्यू कर्व, एकदम सही बात है। अब ऐसा क्यों होता है, ध्यान से समझो। जो मार्जिनल रेवेन्यू कर्व है ना, मार्जिनल मतलब फायदे वाला चीज, मार्जिनल रेवेन्यू मतलब कि फायदा, प्रॉफिट। कर्व ऑफ द मोनोपोली फर्म इज अबव द एवरेज रेवेन्यू कर्व। अब ऐसा क्यों होता है, समझो ध्यान से। अब एक मोनोपोली फर्म है, ज्यादा प्रोडक्ट बेचने के लिए उसको डिस्काउंट देना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब अगर डिस्काउंट देगा तो जो मार्जिनल रेवेन्यू है उसका, तो ऑब्वियस है वो क्या होगा, वो ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू एवरेज रेवेन्यू कर्व से। मतलब उल्टा बोल दिया मैंने कि मार्जिनल रेवेन्यू क्या होगा, कम होगा। क्यों? क्योंकि यार डिस्काउंट दे रहा ना। अब समझो, डिस्काउंट ना देता तो 100 रुपए की 100 गुड्स को 5 रुपए के हिसाब से 500 का बेचता, लेकिन अगर डिस्काउंट दे दिया, आप 4.5 रुपए का बेच रहा, तो कितने का बेचेगा? 100 प्रोडक्ट 450 रुपए का, मतलब 450 रुपीज का। तो क्या हुआ, जो एवरेज उसका रेवेन्यू था और जो मार्जिनल रेवेन्यू अब आया, वो क्या हुआ, मार्जिनल रेवेन्यू तो कम हुआ ना। तो ये ऑप्शन बी में क्या बोला, ज्यादा हुआ। दैट्स वाई ये गलत है, और हमसे नॉट करेक्ट पूछा था, ऑप्शन बी हो गया। और पहला जो है बिल्कुल करेक्ट है। माफ कीजिएगा, वो गलती हो गई मेरे से, पहला वाला बिल्कुल करेक्ट है। देख सकते हैं आप यहाँ पे। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके सामने। बोल रहा, हाँ, एक मिनट बस। ओके, बोल रहा है एवरीबॉडी कि जीरो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मींस। तो देखो, जीरो प्राइस इलास्टिसिटी मतलब कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा किसमें, डिमांड में। मतलब कि अगर प्राइस उसका बढ़ जाए तो डिमांड में कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा। देख लो चारों ऑप्शन में से कौन सा है। पहला, व्हाट एवर द चेंज इन प्राइस देयर इज नो एब्सोल्यूट नो चेंज इन डिमांड। बिल्कुल सही। तो करेक्ट ऑप्शन हमारा यही हो जाएगा एवरीबॉडी। आगे बढ़ जाएंगे, क्यों? क्योंकि हमें पता है कि प्राइस इलास्टिसिटी क्या होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, अकॉर्डिंग टू सिंपल Keynesian theory, the slope of the aggregate consumption curve against income is, क्या होता है? तो ये हमेशा पॉजिटिव होता है एवरीबॉडी। कैसे पता, ध्यान में रखना। ओके, अब इसका एक्सप्लेनेशन देख लेते हैं कि सिंपल Keynesian थ्योरी क्या बोलता है कि द एग्रीगेट कंजम्पशन कर्व रिप्रेजेंट द रिलेशनशिप बिटवीन कंजम्पशन और इनकम। ठीक है,
Keynes proposed that as income increases, consumption also increases, but not proportionality. मतलब सेम वे में नहीं होता है कि कुछ इनकम को बचा के रखते हैं। तो इसलिए स्लोप ऑफ द कंजम्पशन फंक्शन इज गिवन बाय द मार्जिनल प्रोस्पेरिटी टू कंज्यूम एमपीसी। अभी क्या होता है आगे किसी क्वेश्चन में मैं समझाऊंगा, डोंट वरी। विच इज पॉजिटिव, ऑब्वियस है पॉजिटिव होगा, क्यों? क्योंकि कुछ ना कुछ इनकम वो सेव कर ले रहा। दिस मीन दैट द कंजम्पशन कर्व हैज ए पॉजिटिव स्लोप, कंफर्मिंग दैट ऑप्शन ए इज करेक्ट। होपफुली एवरीबॉडी आपको सारा कुछ क्लियर होगा इसमें। अच्छा, कुछ क्वेश्चन ऐसे थे जो बहुत ही वेग और फैक्चुअल थे। ऐसा क्वेश्चन सीएपीएफ या फिर सीडीएम में पूछता है, यूपीएससी सीएससी में नहीं पूछता है। तो अगर आप सीएससी वाले हो तो आपको टेंशन नहीं लेने का, क्यों? क्योंकि ऐसे क्वेश्चन बहुत कम आते हैं, आपने देख ही लिया, और सीडीएस और सीएपीएफ में ज्यादा आता है। तो जैसा कि लास्ट में 2 लाइन रहती है आपके लिए, तो आज के लिए है कि नेवर गिव अप, बिकॉज वन डे द पीपल हु विश फॉर योर फेलियर विल एडमायर योर सक्सेस। लिनार्डो डी कैप्रियो साहब ने कहा है। होपफुली आपको एकदम क्लियर होगा, है ना, और एक मोटिवेशन मिला होगा इससे कि हाँ हमें और बेहतर करना है और चलते जाना है। तो इन्हीं शब्दों के साथ आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं किसी नए लेक्चर में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए।